हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राम राम। बबली मीना जी, मुकेश, कोई कैसे नहीं है बेटा। क्लास की क्लास और क्लास का हर व्यक्ति जो टीचर होता है वो मुखिया होता है। बिल्कुल मैं हूँ, क्योंकि इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का कि क्लास जो है उसको आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के पश्चात शुरू करें शेयर करना। सीमा मीना जी, बिल्कुल राम राम, नमस्कार। दोस्तों, आपको जैसे उम्मीद रहती है ना कि भाई ऑनलाइन क्लास के अंदर टीचर आए, वैसे ही मुझे भी उम्मीद रहती है कि मेरी लाइव क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का मन ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही जिसका विश्वास जिंदा है। सांकला जी, जिसका विश्वास जिंदा है। मुझे विश्वास है कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। आपको विश्वास है कि भाई इतिहास की क्लास जो है वो गुरुजी लेकर आएंगे। इन्हीं क्रमों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर विश्वास, आप लोग मुझे पे विश्वास रखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा चुका हूं। प्राचीन भारत के अंदर जितना भी जो टॉपिक था, सिंधु, वैदिक जो है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है, मौर्य वंश वगैरह जो है, ये सब चीजें जो है 1 बाय 1 टॉपिक। और उसके पश्चात प्राचीन भारत का स्टैटिक जीके की क्लास भी मैं ले चुका हूं। आप लोग जो गुरुकुल एवरेस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पे जाकर आप पुरानी क्लासों को देख सकते हैं। क्रम वाइज जो है टॉपिक वाइज क्लासों का सेशन अपने रखा है। आज जैसा आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा, यानी कि जो भारत है इस भारत का मध्यकाल वाला पार्ट शुरू होगा। और देखो, पेन नामक हथियार मैंने उठा लिया है, क्योंकि जैसे या व्यक्ति को यानी शिक्षक को एक कलम उठा लेनी चाहिए। कलम का मतलब एक तरीके से हथियार के रूप में है, तो मैंने मेरी कलम, मेरा हथियार जो है वो जो है कलम के तौर पर उठा लिया है। आइए मध्यकालीन भारत का इतिहास अपन शुरू करते हैं। मिडिल हिस्ट्री जो है उसके बारे में इतिहास अपन शुरू करते हैं फटाफट। जो है पहला क्वेश्चन सांकला जी ने बताया भी है कि पहला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर सी होगा। दे चुके हैं बच्चे और भी, यानी कि जो सीमा, मुकेश वगैरह, रवि जो बच्चे जुड़ चुके हैं, बबली वगैरह, सारे के सारे जो बच्चे अपनी अपनी जो क्लास है उस क्लास के अकॉर्डिंग शेयर करने के साथ में आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? अरबी यात्री है, अरब का जो मुस्लिम व्यक्ति है, और अरबी यात्री का नाम है सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? कौन सी शताब्दी थी? क्या 15वीं शताब्दी, क्या 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी? तो आपसे पूछा है अरबी यात्री जो है सुलेमान, ये भारत के अंदर। बिल्कुल सांकला जी, बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर सी होगा। यानी सुलेमान जो भारत के अंदर यात्रा करता है, या फिर यात्री के तौर पर अरबी यात्री जो है सुलेमान, ये भारत में आता है। वह समय काल क्या है? तो याद रखिएगा 9वीं शताब्दी मानी जाती है। 9वीं शताब्दी के अंदर ये व्यक्ति भारत में आया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक के द्वारा की गई है? कौन से वंश की जो है जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी जो है विश्वविद्यालय। अगर अपन बात करेंगे ना, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, गुप्त वंश का राजा है जिसका नाम क्या है? कुमार गुप्त के द्वारा जो है कुमार गुप्त प्रथम गुप्त वंश के राजा है, जिनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करवाई गई है? स्थापना करवाई गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो राजा तक्ष जो है इनके द्वारा स्थापित की गई है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आज कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, जो विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है, जो भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। लेकिन विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इसके संस्थापक जो है वो पाल वंश के राजा का नाम क्या है? धर्मपाल। याद रखिएगा। तो पाल वंश जो है, इस पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा जो है, पाल वंश जो है उस पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा इस विश्वविद्यालय का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया। तो आपका आंसर क्या हो गया है? आपका आंसर हो गया है बी, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? 351 नंबर का क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के शासक जो है विक्रमशिला जो है। बिल्कुल सांकला जी, विक्रम मीना जी, नमस्कार, बिल्कुल नमस्ते विक्रम जी। सेवा जी कह रहे हैं 349 में बी आएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे आइएगा 351 नंबर पे, विजयनगर साम्राज्य है उसके संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक क्या चोल वंश से हैं, काकतीय वंश से है, पांडे वंश से हैं, या होयसल वंश से हैं? ऐसा है जो है विजयनगर जो साम्राज्य है ना, सबसे पहले बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संत जो है 1336 ईस्वी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। कौन सी जगह हुई है? एक जगह है, नदी का नाम है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो नदी है, इस तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। विजयनगर साम्राज्य जो है ना, ये कहाँ है स्थान? इस विजयनगर साम्राज्य का स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हुए हैं, ये संस्थापक कौन है? तो दो बड़े व्यक्ति हुए हैं संस्थापक। एक व्यक्ति जिसका नाम तो है हरिहर, क्या नाम है? हरिहर। और एक जिसका नाम है बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई हैं, मजाए भाई हैं। हरिहर और बुक्का जो है ये इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या करी है? स्थापना करी है। ठीक है। इनके जो गुरु हैं या एक संत हैं, संत का नाम क्या है? संत का नाम है विधारण्य। क्या नाम है? विधारण्य। तो संत के आशीर्वाद से जो है, आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या करी है? स्थापना करी है। विजयनगर साम्राज्य में जो वंश स्थापित हुए हैं उन वंशों का नाम क्या है? जैसे एक जिसका नाम है संगम वंश है। एक जिसका नाम है सुलू वंश है। दूसरे नंबर का कौन सा है? सुलू वंश है। एक जिसका नाम है तुलु वंश है। और एक जिसका नाम है अरविंदु या आरविंदु। ठीक है, अरविंदु या आरविंदु वंश है। ऐसे करके ये जो 4 वंश हैं, इन 4 वंशों की क्या की गई है? संगम वंश में। बबली मीना जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस तरीके से विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी अगर आपसे पूछी जाए भाषा, बताइए भाषा क्या है? तो इसकी भाषा का नाम है तेलुगु। और विजयनगर जो साम्राज्य है, इसका अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का नाम है पैगोडा। क्या है? पैगोडा। और सबसे विशेष बात कि विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी का नाम क्या है? राजधानी का नाम है हम्पी।
क्या नाम है? हम्पी। और हम्पी का जो रथ है ना, रथ, यही वर्तमान में 50 रुपए के नोट का प्रतीक चिन्ह है। वर्तमान के अंदर जो 50 रुपए के नोट का प्रतीक चिन्ह है वही बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 50 वर्ष के जो नोट है, इस नोट का ही प्रतीक चिन्ह जो क्या है बना हुआ है, हम्पी का रथ बना हुआ है। आपसे 351 नंबर के क्वेश्चन पूछा है, कौन से वंश है? तो याद रखा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित किस राजवंश के जो है सामंत हुआ करते थे? तो पहले ये जो सामंत हुआ करते थे वो काकतीय वंश के हुआ करते थे। सामंत का मतलब एक तरीके से हो गया है सांकला जी, बबली, गुड्डू जी। जो है सामंत शब्द का मतलब हो गया एक तरीके से गुलाम। तो विजयनगर जो साम्राज्य के जो संस्थापक हुए हैं ना, वो पहले काकतीय वंश के सामंत हुआ करते थे। आपसे सीधा सा क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 352 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से पांड्यों की जो राजधानी है ना, वो कौन सी हुआ करती थी? सीजीएल 2023 का ही क्वेश्चन है। पांडे जो राजवंश है, इस पांडे राजवंश की आपसे क्या पूछी है? राजधानी है। क्या पांडे राजवंश की राजधानी हेहोल हुआ करती थी, मदुरै हुआ करती थी, कावेरी पट्टनम हुआ करती थी, या पुहार हुआ करती थी? फटाफट बताइएगा। हाँ चलो, यही तो सांकला जी, यही तो विशेष बात है। हमें जितना ज्ञान है ना, उसके अंदर अब हमारे पास में क्या करते हैं, घमंड बढ़ा लेते हैं। किस बात का कि यार हमें तो अब जो पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज है, ऐसा जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ऑफलाइन में मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो 2-2, 4-4, 5 बार भी कोचिंग कर चुके हैं, फिर भी वो गलती करते हैं। कारण क्या कि जो घमंड होता है ना, घमंड होता है वो सिर पे और आंखों के ऊपर बैठता है। घमंड सोचने और देखने दोनों की जो चीजें हैं, स्मरण शक्ति जो है एक तरीके से वो नष्ट कर देता है, याद रखिएगा। तो इस वजह से आप अपने आप के ऊपर घमंड को हैवी ना होने दे। तो होयसल जो राजवंश है, उसकी राजधानी जो थी वो कौन सी हुई है? मदुरै राजवंश जो है राजधानी हुई है। कौन सी? मदुरै। चलिए उसके पश्चात अपन आगे बढ़ेंगे तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन के बारे में बताइए, फटाफट क्वेश्चन के बारे में बताइए। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, रिक्तिस्थान दे रखा है। निम्नलिखित में से जैसे रिक्तिस्थान के बाद स्थित गणेश रथ मंदिर, कौन सा मंदिर है? गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकाश मंदिर है। उनमें से कौन सा जो है 2022 और 23 दोनों के अंदर एमटीएस में देखो ये क्वेश्चन पूछा है गुड्डू मीना जी, आपने बी दिया है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्थान है, फिर स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकाश, मतलब एकाश का मतलब एक ही पत्थर से जो है ये बना हुआ है, और एक ही पत्थर से जो बना हुआ है वो मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा, कौन सा? नागपुर में है, सोमनाथ में है, महाबलीपुरम में है, या वाराणसी में है? ऐसा है जो गणेश्वर का जो देखो याद, गणेश रथ का मंदिर जो है, तो गणेश रथ का जो मंदिर बना हुआ है, गणेश रथ का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सा है? महाबलीपुरम बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? महाबलीपुरम। जो कैसा है? एकाश मंदिर है, एक ही पत्थर से बना हुआ मूर्ति है ये, इस वजह से। चलिए क्लास जो है उसको लगातार आप लोग शेयर करते रहिएगा। क्लास के में शेयरों की संख्या कम है, क्योंकि एक बात तो सबसे पहली बात यह है कि जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं वो लाइक नहीं करते। सबसे पहले लाइक किया करो, तभी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इतिहास क्या चीज है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? देखो मैंने आपको पहले भी बताई है और बार बार मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन याद जो है समझ लीजिए। ब्लैक पैगोडा जो है ना, ब्लैक पैगोडा, ये कोणार्क के मंदिर को कहते हैं। कोणार्क जो है उसके सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। एक मंदिर और है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ना, ये मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पैगोडा कहा जाता है, श्वेत पैगोडा कहा जाता है। अच्छा, ब्लैक पैगोडा हो चाहे श्वेत मंदिर, कहने का मतलब जो है कोणार्क सूर्य मंदिर हो चाहे ये हो, ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर है उड़ीसा के अंदर। देखो दोनों के दोनों ही मंदिर है, लेकिन अगर बात जाती है, हाँ देखो बात यह है कि चाहे कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ का मंदिर है जिसे श्वेत पैगोडा के नाम से जानते हैं। आपसे ब्लैक पैगोडा के बारे में पूछा है, याद रखिएगा ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क वाले को कहते हैं, जगन्नाथ को नहीं कहते। ये भी उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में, लेकिन ब्लैक पैगोडा जो है वो किसको कहते हैं? सूर्य मंदिर को कहते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क वाले को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा और आगे चलिए। निम्नलिखित में से पल्लव जो वंश है, पल्लव वंश, इसकी राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजवंश जो है उसकी राजधानी आपसे पूछी गई है। गुड्डू बबली भी साथ साथ के अंदर कोशिश करें, लेकिन पीछे वाले जो क्वेश्चन है उनके आप लोग आंसर दे पा रहे हो, साथ में नहीं चल रहे हो। जो समय के साथ नहीं चलता है वो पिछड़ जाता है, याद रखिएगा। क्या इनकी राजधानी एहोल थी? क्या जो है रायचूर दोआब थी? क्या पुहार थी? या कांचीपुरम थी? ऐसा है जो पल्लव राजवंश है ना, इस पल्लव राजवंश की राजधानी जो है वो कौन सी होती थी? कांचीपुरम हुआ करती थी। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की क्या मानी जाती है? राजधानी मानी जाती है। ठीक है, चलो 356 नंबर पे आइएगा। 356 नंबर के अंदर आप लोग क्या कहते हैं? देखो एक राजवंश है जिसका नाम है कदम। कदम राजवंश है, इसका आधुनिक समय रिक्तिस्थान जो है उसका एक प्राचीन शाही राजवंश था। अब कदम राजवंश आधुनिक समय के का एक जो है प्राचीन शाही राजवंश जो था, जो है सीपीओ 2023 के अंदर पूछा है। कौन सा है? क्या बिहार है? क्या उड़ीसा है? क्या केरल है? या कर्नाटक है? कदम राजवंश जो है वो कहां स्थापित हुआ करता था? आपको याद रखना, कदम राजवंश जो है वो स्थापित होता था, शाही राजवंश है। और शाही राजवंश की स्थापना का मुख्य जो क्षेत्र माना जाता है राजा राम नारेड़ा। बिल्कुल नारेड़ा साहब जी, आपका जो आंसर अगर मान लीजिए इसी का है डी है तो बहुत बढ़िया, राजा राम जी डी रहेगा। बिल्कुल नारायण साहब डी रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब ज्वाइन करने के साथ साथ में शेयर और लाइक जरूर करना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया है? कर्नाटक हो गया है। चलिए उसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखो, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अच्छे से पूरी क्वेश्चन को सांकला जी की तरह गलती ना करें और पूरे क्वेश्चन को समझिए। 357 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षणता दिया है? जैन धर्म को, जिनमें से एक ने जैन धर्म या जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना भी लिया है, मतलब जैन धर्म भी क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया। कौन से ने? प्रतिहार ने, चालुक्य, चावान या परमार जो शासक है। कौन से राजपूत राजा हैं? आपसे यहाँ ये पूछा है, कौन से राजपूत राजा है जिनके द्वारा, राजपूत राजाओं के द्वारा जो जैन राजवंश है ना, जो राजपूत राजवंश है, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षणता तो प्रदान करी है, साथ में जैन धर्म ग्रहण भी किया है। कौन से शासक हैं? याद रखिएगा, जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ये सारे के सारे कौन है? राजपूत हैं, राजपूती हैं। लेकिन इन राजपूतों में से कौन से? तो चालुक्य जो राजवंश के राजा हुए हैं, चालुक्य जो राजपूत हुए हैं, चालुक्य जो, हाँ सीमा मीना जी ने कहा है साहब बी आएगा ना, नहीं डी आएगा, डी नहीं आएगा। 357 नंबर पे बी आएगा। चालुक्य जो राजवंश है, इस चालुक्य राजवंश के द्वारा जैन धर्म को संरक्षणता भी प्रदान करी गई और जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया। 357 के अंदर जो है डी नहीं आएगा, बी आएगा, चालुक्य वंश आएगा, याद रखिएगा। जो है
तो इस तरीके से, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन कमेंट करके फटाफट बताएं सारे बच्चे, मैं इंतजार कर रहा हूं कौन सा बच्चे मैं देख पा रहा हूं, कौन बच्चे बताएंगे। वीडियो में वॉचिंग संख्या ज्यादा है और लाइक कम कर रखा है। देखो 358 नंबर का, 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। किस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है? क्या ये बंगाल का इतिहास, असम का, सिंध का या कश्मीर? विक्रम जी बिल्कुल सही है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है ना, संस्कृत भाषा, और इसके लेखक का नाम कल्हण है। इसमें जानकारी मिलती है जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के इतिहास की, लेकिन जहां साथ में मिलती है कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा का दोस्त, प्रवर्तक का मित्र जो हुआ था उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कहने का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध वंश के राजा घनानंद को पराजित किया है ना, ये जम्मू कश्मीर के राजा प्रवर्तक की इन्होंने क्या ली है? मदद ली है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संपूर्ण अपना जो भारत जो क्षेत्र है, इस भारत क्षेत्र के अंदर अपन बात करेंगे ना, भारत क्षेत्र के अंदर बात करेंगे ना, तो ये संपूर्ण क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। इसके अलावा इस व्यक्ति ने जैसे इस क्षेत्र पर संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र के ऊपर और ये गुजरात वाले क्षेत्र, जम्मू कश्मीर को छोड़ा इसलिए गुजरात क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल कल्हण ने लिखी है विक्रम जी, और बिल्कुल सही है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या कहता है, ये 359 नंबर का क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे? इनमें से कौन वो मेवाड़ के महाराणा थे जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना करी है? क्या राणा सांगा थे, क्या महाराणा प्रताप थे, क्या महाराणा कुंभा थे, या जो है एक तरीके से महाराणा उदय सिंह थे? जो संगीत में रुचि रखते थे और संगीत में रुचि रखने के कारण उस राजा के द्वारा, मेवाड़ के राजा के द्वारा कई सारी संगीत के ऊपर जो है पुस्तकें लिखी गई है। उनमें से एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत राज। अगर संगीत राज के बारे में बात करें तो वो जो महान शासक हुआ है, उस महान शासक का नाम क्या है? महाराणा कुंभा। कल भी बात करी थी। महाराणा कुंभा एक महान संगीतकार है, महान वीर योद्धा है, महान दूरदर्शी है, महान वीर एक तरीके से योद्धा होने के साथ साथ महान जो है एक तरीके से इमारतों का निर्माता है। इस कुंभा के द्वारा विजय जो है विजय स्तंभ की क्या करवाई गई थी? निर्माण करवाया है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ जिसे विक्ट्री ऑफ टावर के नाम से जानते हैं, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, जो राजस्थान पुलिस का और आरबीएससी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, वो चित्तौड़ में है, वो भी महाराणा कुंभा ने ही बनवाया। सी विक्रम जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी, सॉरी राजा राम जो है नारेड़ा साहब, बिल्कुल सी आएगा। महाराणा कुंभा आपका आंसर होने वाला। बहुत बढ़िया, शाबाश। वीडियो को लाइक करिए, जितने बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं उसे शेयर करिए, शेयर करने के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़े रहिएगा। 360 नंबर का क्वेश्चन सुनिए। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो दक्षिण भारत का मतलब ये हो गया, जैसे ये भारत है, इसमें कर्क रेखा है 23.5 डिग्री के आधार पर, तो उसके उत्तर वाला जो है वो तो उत्तर भारत है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत है। तो इस क्षेत्र के अंदर रहना चाहिए। दक्षिण भारत के उस संत, उस भक्त का नाम बताइए थे जो जैनी थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में क्या थे? मंत्री भी थे। तो आपको दक्षिण भारत के उस राजवंश का, हाँ बिल्कुल राजस्थान पुलिस का सिंबल तो है ही, आरबीएससी का 10वीं और 12वीं सीट का जो है सिंबल तो है ही। लेट क्यों चलते हो नारेडा जी? विक्रम साथ चलो। तो कहने का मतलब ये हो गया, जैसे जो है कराईकल या बसवन या एकनाथ या तलपक्का अन्नमाचार्य, यानी उस शासक का, यानी उस संत का आपको नाम बताना है जिस संत के द्वारा 2-3 चीजें हैं। एक तो दक्षिण भारत का है, जैन धर्म को मानता है, और 12वीं शताब्दी के अंदर वो एक चालुक्य राजा के क्या भी हुआ करते थे? मंत्री। आपको याद रखना बसवना नाम का एक महान बौद्ध भिक्षु, सॉरी जैन भिक्षु हुआ है, जो संत तो था ही, दक्षिण भारत में विराजमान था ही, और चालुक्य जो राजा था उनके दरबार में भी ये रहा करता था। तो बसवना एक जैन भिक्षु है, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 361 नंबर का। अनंगपाल किस राजवंश के शासक है? अनंगपाल जो है वो किस राजवंश के शासक हैं? तो अनंगपाल जो जिस राजवंश के नाम है उसका नाम है तोमर। कौन सा राजवंश है? तोमर जो राजवंश है, जैसे गुजर प्रतिहार राजवंश है, पल्लव, राजपूत, पल्लव या खिलजी, तो इस संबंध से इससे माने जाते हैं अनंगपाल तोमर। जैसे जो दिल्ली शहर है ना, दिल्ली शहर, इस दिल्ली शहर की जो स्थापना है वो जिस व्यक्ति ने करी है वो 11वीं शताब्दी के अंदर, उस शासक का नाम है अनंगपाल तोमर। और तोमर जो राजवंश है ये गुजर जो है गुजर राजवंश से है। तो कहने का मतलब हो गया गुजर प्रतिहार राजवंश जो है ना, गुजर प्रतिहार जो राजवंश है इससे संबंधित है। तो आपका आंसर 361 में क्या हो गया? गुजर प्रतिहार राजवंश का एक शासक हुआ है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर जो द्वितीय है, इस व्यक्ति के द्वारा दिल्ली शहर की क्या करी गई है? स्थापना। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से इसका नाम दिल्ली रखा गया है, जो तोमर राजाओं की देन मानी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। 361 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे आइएगा 362 नंबर का, और 362 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जब तक मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त करी? अब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में 2 चीज जानिए सैनीराज। मोहम्मद बिन कासिम, अगर आपसे सबसे पहले ये पूछा जाए, बताइए धर्म से क्या है? मुस्लिम धर्म से है। निवासी कहां का है? ये व्यक्ति
अरब का है तो अरबी मुस्लिम और आक्रमण करेगा भारत पर, इसलिए अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी है, मुस्लिम आक्रमणकारी है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया है, यह आक्रमण सन 712 ईस्वी को आक्रमण किया है, सन 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है। एक युद्ध लड़ेगा जिसका नाम था राबोर का युद्ध। पाकिस्तान में है आज की डेट में मैदान। सन 712 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। एक ओर से जो है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे ओर से कराची का राजा का नाम है दाहिर, जिसके अंदर राजा दाहिर जो है इस युद्ध में लड़ता मारा गया। और राजा दाहिर की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, रानी बाई। इस रानी बाई ने क्या कर लिया है, जोहर कर लिया, जोहर। इस तरीके से तो कहने का मतलब यह हो गया है कि विशेष बात यहां यह हो गई है, धर्म मुस्लिम है, निवासी अरब का है, आक्रमण करेगा तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी ये बनेगा। आक्रमण कब किया है, सन 712 ईस्वी को। कौन से युद्ध के तहत? युद्ध का नाम है राबोर का युद्ध 712 को लड़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम एक पार्टी, दूसरी ओर से राजा दाहिर, कराची का हिंदू राजा है। दाहिर लड़ता मारा गया और रानी जो है उसने क्या कर लिया, रानी बाई ने जोहर कर लिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला जोहर या पहला साका। बिल्कुल सही है सैनीराज, बिल्कुल सही है, दाहिर पर किया था, बिल्कुल राजा दाहिर पर किया था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण का जो कार्य है वह व्यक्ति कौन है, आक्रमणकारी वह व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है। क्लियर होगी बात? यहां आपका आंसर हो गया है सी, मोहम्मद बिन कासिम, सन 712। चलो बढ़िया, आगे किस पुस्तक में हमें अरबों के आक्रमण या अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? कौन सी पुस्तक है? क्या चचनामा है, नेचुरल हिस्ट्री है, किताबुल ए हिंद है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 363 नंबर का जो क्वेश्चन है, फटाक दीजिए, जो है सबसे पहले कौन से विद्यार्थी का आंसर आ रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। 363 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सी पुस्तक है? देखो, बबली, सैनीराज, सी नहीं है, किताबुल ए हिंद, जिसका दूसरा नाम है तारीख ए हिंद। कौन सी? तारीख ए हिंद, किताबुल ए हिंद या तारीख ए हिंद है। और ये जो जानकारी देती है ना ये पुस्तक, उस व्यक्ति का नाम है महमूद गजनवी। कौन सा? महमूद गजनवी। ये और महमूद गजनवी जो है ना, ये भारत पर आक्रमण करने वाला नारेड़ा साहब ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये भारत पर आक्रमण किया है अरबियों ने, या अरबी आक्रमणकारों ने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस बात की जो जानकारी जो पुस्तक देती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा है, याद रखिएगा, चचनामा के द्वारा लिखित पुस्तक। आगे 364 नंबर पे मोहम्मद बिन कासिम, यही है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, जिसने किसके आदेश पर सिंध पर क्या किया था? आक्रमण। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था, ये आक्रमण किस आदेश पर या किस व्यक्ति के या किस व्यक्ति विशेष के जो है उस तरीके से अनुसरण करते हुए आक्रमण किया था? वह मुस्लिम खलीफा उमर हुआ करता था, मुस्लिम खलीफा उल वालिद हुआ करता था, मुस्लिम खलीफा अबू बकर हुआ करता था, या मुस्लिम सुल्तान जो है सलालुद्दीन या जलालुद्दीन अयूबी हुआ करता था? बिल्कुल याद रखिएगा, मुस्लिम खलीफा अल वालिद जो है उसके कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर। गले में टॉवल क्यों डाल रखा है सीता जी? एक तो इसलिए कि ठीक है, फैशन बदलता रहना चाहिए, टीचर का भी ऐसे थोड़ी है, एक सिंपल ड्रेस के अंदर ही टीचर आना चाहिए। एक तो इसलिए गले में टॉवल डाल रखा है कि ठीक है फैशन बदल गया, पहले नॉर्मली उस तरीके से आया करते थे टी शर्ट में, आजकल जो है सर्दियों का टाइम है तो टॉवल भी ले आते हैं साथ में। एक बात। दूसरा, जैसे मान ली ऑनलाइन क्लास के लिए मैं जो यहाँ आता हूँ अलवर के मालवीय नगर क्षेत्र के अंदर, लो जो है लगभग 4-5 किलोमीटर का रनअप है मेरे निवास स्थान से। इस वजह से जैसे सर्दी का मौसम है तो टॉवल वैसे भी गले में रखते हैं ताकि सर्दी से बचाव हो जाए, तो उसको अपने रख लेते हैं गले में। बाकी कोई विशेष कारण तो नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा नरेंद्र मोदी ने तो कहा नहीं भाई गले में टॉवल रखना ही रखना है, ठीक है रख लेते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उतार देंगे, ऐसे क्या बात। तो कहने का मतलब ये हो गया, मुस्लिम खलीफा अल वालिद नाम का एक शासक था, उसके कहने पर मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने भारत पर क्या किया था? 712 ईस्वी को आक्रमण किया था। गजनवी राजवंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? क्या सुबुक्तगीन के द्वारा, क्या महमूद गजनवी के द्वारा, इस्माइल के द्वारा, या अल्पतगीन के द्वारा? ऐसा है, गजनवी जो राजवंश है ना, गजनवी राजवंश है, 365 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको आंसर बताना है। गजनवी राजवंश का जो संस्थापक है ना, मूल रूप से जिसके कहने संस्थापक जो है जिसके कहने पर स्थापना हुई है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? अल्पतगीन। अल्पतगीन का जो वंशज हुआ है उसका नाम है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का जो बेटा हुआ है या फिर वंशज हुआ है उस व्यक्ति का नाम क्या है? महमूद गजनवी। ये क्रम से है। आपसे क्या पूछा है? महमूद गजनवी राजवंश का संस्थापक पूछा है। महमूद गजनवी राजवंश का जो संस्थापक है उसका नाम सुबुक्तगीन नहीं है, बल्कि क्या है? अल्पतगीन है। 365 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों का आंसर क्या लगेगा? अल्पतगीन लगेगा, सुबुक्तगीन नहीं है। जो है महमूद गजनवी या गजनवी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन है। अल्पतगीन के पश्चात सुबुक्तगीन, जिसने भारत यानी हिंदू राजवंश पर आक्रमण किया, ठीक है इस तरीके। धन्यवाद चौधरी साहब, धन्यवाद। तो अल्पतगीन संस्थापक है, उसका बेटा सुबुक्तगीन है, उसका बेटा फिर महमूद गजनवी है। जिन दो बच्चों ने दिया है जैसे गुड्डू ने और नारेड़ा ने।
नहीं नहीं नारेडा साहब 1030 के अंदर स्थापना नहीं करी है गजनवी वंश की। 1030 के अंदर तो महमूद जो गजनवी है ना, इस व्यक्ति का जो है 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तो इस व्यक्ति का कार्यकाल है महमूद गजनवी का। इसके अंदर महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया है, आक्रमण किया है। क्या भारत पर क्या किया है, आक्रमण किया है। और भारत पर महमूद गजनवी ने टोटल 17 आक्रमण किया है। पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी को किया है और अंतिम आक्रमण जो है यानी 17वें नंबर का आक्रमण 1027 ईस्वी को किया है। तो आपका जो है ना डेट 1030 ईस्वी में करी है नारेडा जी, बिल्कुल गलत है। 1030 के अंदर नहीं करी, उससे पहले देखो 997 को तो गजनवी राजगद्दी पर बैठ गया था, उससे पहले सुबुक्तगीन, उससे पहले अल्पतगीन के नाम से है। ठीक है, हाँ सुधारिए अपने कमेंट को। तो इस तरीके से महमूद गजनवी जो है उसने भारत पे 17 आक्रमण किए। 17 में से पहला आक्रमण 1000 ईस्वी को किया है और 17वां नंबर का आक्रमण 1027 ईस्वी को रहा है। इनमें से भी महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है ना, वो क्रम संख्या 16वां नंबर का है और क्रम संख्या 16 का 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण रहेगा। कौन से मंदिर पर रहेगा, सोमनाथ जो मंदिर है ना गुजरात में है, उस पर आक्रमण रहेगा। ठीक है, चलो। उत्बी या उलबी किस सुल्तान का दरबारी हुआ करता था। ठीक है, देखो ऐसा है, एक ट्रिक अपन ने बना भी रखी है और ट्रिक क्या है, जैसे फूफा, फूफा याद रहेगा। फूफा जो महमूद गजनवी है ना, महमूद गजनवी इस गजनवी के दरबारी हैं, महमूद गजनवी के दरबारी, उनकी ट्रिक है फूफा। घरों में बुआ है, बुआ का जो पति होगा जाहिर सी बात है फूफा कहलाए। तो फूफा एक ट्रिक है। अब फूफा से क्या है, जैसे फर्रुखी, फर्रुखी, यू से उलबी, एफ से फिर से दोषी और लास्ट ए से अलबरूनी, अलबरूनी। इस तरीके से ये 4 दरबारी हैं, फर्रुखी, उलबी, फिरदौसी, अलबरूनी। अब यहां से क्या पूछा है, उलबी। ये जो उलबी दरबारी है, ये सुल्तान है, ये किसका दरबारी था, ये महमूद गजनवी का दरबार। ये चारों दरबारी महमूद गजनवी के हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी, फूफा जिनके घरों में बुआ है, बुआ का जो पति होगा वो तो फूफा ही कहलाएगा। फूफा जो ट्रिक से दरबारियों के नाम बनेंगे, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते हैं। नारेडा साहब ने बिल्कुल ठीक दिया, महमूद गजनवी आपका आंसर हो गया। फटाफट कमेंट करके बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा, कमेंट जो है करके बताइएगा। 8 बच्चे अभी वॉचिंग हैं और 8 में से 7 बच्चों ने अभी जो है आप लोगों ने लाइक कर रखा है, मतलब एक बच्चे की अभी भी कमी है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है ये बच्चा। चलो नेक्स्ट 367 नंबर पे आइएगा। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण, महमूद जो गजनवी है इसने सोमनाथ पर आक्रमण सन 1025 ईस्वी को किया है। आक्रमण संख्या जो है, आक्रमण जो संख्या है वो 16वें नंबर की है। महमूद गजनवी का जो भारत पे 17 आक्रमण किया है, इसके तहत सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण संख्या है वो 16 है। 16 नंबर के तहत सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर की जो रक्षा है ना, रक्षा, इसकी रक्षा का भार किन्होंने उठाया है, रक्षा का भार जो है जाट वंश के द्वारा उठाया गया। जाट वंश के द्वारा गजनवी की सेना जो है उसको लूटा गया, वहां से बबली जी उसको गजनवी की सेना को भगाया गया। और महमूद जो गजनवी के पश्चात इस मंदिर को लूटने के बाद क्या भीमदेव प्रथम ने, क्या भीमराज प्रथम ने, क्या मूलराज ने, क्या जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। 367 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, याद रखिएगा। भीमदेव प्रथम के द्वारा, भीमदेव जो है प्रथम के द्वारा इस सोमनाथ मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्वार, मरम्मत या रिपेयरिंग करवाने का कार्य किया गया है। तो लूटने के पश्चात जो मंदिर है, इस मंदिर का दोबारा से जो निर्माण हुआ है, एक तरह से पुनर्निर्माण हुआ है, एक तरीके से रिपेयरिंग हुई है, वो किसने किया है, भीमदेव प्रथम के द्वारा की गई है। तो आपको याद रखना भीमदेव प्रथम के द्वारा मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किया गया है ना। नेक्स्ट आइएगा, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के, ऐसा है महमूद गजनवी जो है, इस महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए हैं। 17 आक्रमण से आक्रमण नंबर 1 सन 1000 ईस्वी को किया है और जो है महमूद गजनवी जो है उसने 17वां नंबर का आक्रमण 1027 ईस्वी को किया है। ये तो अपन बात कर ही चुके हैं। सबसे प्रसिद्ध 16वें नंबर का आक्रमण है जो 1025 ईस्वी को रहा है। ये आक्रमण जो जिस मंदिर पर रहा है उस मंदिर का नाम क्या है, सोमनाथ मंदिर पर रहा है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा, गजनवी का जो है ना पेशावर क्षेत्र पर आक्रमण, तो ऐसा महमूद गजनवी का पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी को रहा है और 1000 ईस्वी को जो है वो कहां रहा है, याद रखिएगा। 1000 ईस्वी को जो आक्रमण है पंजाब रियासत वाला जो क्षेत्र है इस पर रहा है। यहाँ का शासक जो है वो यही है जिसका नाम है जयपाल। लेकिन महमूद गजनवी का जो है दूसरा जो आक्रमण है वो सन 1001 ईस्वी को रहा है। कहां रहा है, इस बार पेशावर जो क्षेत्र रहा है इस पर रहा है और पेशावर के राजा का नाम यही है जिसका नाम है जयपाल। पंजाब से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अधिपत्य जो रहा करता था वो किसका रहा करता था, राजा जयपाल का रहा करता था। जो पंजाब का पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह है ना सीमा जी, बिल्कुल। तो उन्होंने ये सर बिल्कुल ए आएगा सीमा जी, ए आएगा सर 1000 ईस्वी के समय। तो मैंने ये डिटेल भी बता दी, पहला दूसरा 17 आक्रमण कहे, उनमें से 16वां भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चल 1025 ईस्वी के समय, देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1025 ईस्वी के समय किस तुर्की आक्रमण ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, उस मंदिर को लूटा। धन तो लूटा, जो लूटा, आभूषण लूटे और सोमनाथ मंदिर यानी शिवलिंग जो नीलम धातु से बना हुआ है, इस मंदिर के जो नीलम धातु से बना हुआ जो शिवलिंग है उसको भी खंडित करके 5 टुकड़े बांटकर ले गया। इस वजह से आपसे पूछा उस शासक का नाम बताना है, तो वो शासक कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गोरी है या महमूद गजनवी। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी आएगा। बिल्कुल नारेडा साहब कह रहे हैं सब डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है।
डी आएगा। महमूद गजनवी जो है, मैंने अभी कहा था महमूद गजनवी ने भारत पे 16 आक्रमण किए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नंबर का जो आक्रमण है ये 16वें नंबर का आक्रमण है, और 16वें नंबर का आक्रमण सन 1025 ईस्वी को रहा है। जिस मंदिर पर रहा है उस मंदिर का नाम क्या है? सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। लेकिन इस मंदिर की रक्षा का भार जिन्होंने उठाया है वो जाट वंश है। और उसके पश्चात अगर अपन बात करेंगे सोमनाथ मंदिर का पुनः जीर्णोद्वार जो करवाया है वो भीम प्रथम ने करवाया है, भीमदेव प्रथम ने, जो चालुक्य राजवंश के शासक हुए हैं, चालुक्य राजा हुए हैं। ठीक है नारेड साहब, चले। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? इसका दूसरा नाम किताबुल ए हिंद का दूसरा नाम है तारीख ए, किताबुल ए हिंद या तारीख ए हिंद कह सकते हो, तारीख ए हिंद। ये फारसी भाषा की पुस्तक है, फारसी भाषा की पुस्तक है। और किताबुल ए हिंद या तारीख ए हिंद जिस व्यक्ति ने लिखी है उसका नाम है अल बरूनी। और अल बरूनी महमूद जो गजनवी है ना, इस गजनवी का दरबारी है। गजनवी का क्या है? दरबारी। मैंने अभी बताया था आपको फूफा फर्रुखी उल्बी फिरदौसी अल बरूनी, ए से अल बरूनी। अल बरूनी आपका आंसर हो गया। अल बरूनी एकमात्र दरबारी है, एकमात्र दरबारी, मात्र दरबारी जो गजनवी के साथ भारत आया है। भारत आने वाला एकमात्र गजनवी का जो फूफा, जो 4 दरबारी थे उनमें से एकमात्र दरबारी है जो भारत आया, और भारत आने वाला एकमात्र दरबारी है वो कौन है? अल बरूनी है। अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद। ठीक है, आई बात समझ में? ईरानी विद्वान था, बिल्कुल ईरानी विद्वान था सब। नेक्स्ट, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बरनी, सुल्तान महमूद, अल बरूनी के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। दोनों क्वेश्चन है अलग अलग भर्ती में, ये एमटीएस के अंदर रिपीट हुआ है और ये सीएचएसएल के अंदर रिपीट हुआ है। अलग अलग भर्ती में एक ही क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है, बाकी सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसका सार संग्रह वही अल बरूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। प्रसिद्ध अरबी विद्वान, वही प्रसिद्ध अरबी विद्वान कौन है? अल बरूनी। 11वीं शताब्दी के अंदर किसके साथ भारत आया था? तो जिसके साथ शासक होगा उसी का तो नाम होगा ना, उस व्यक्ति का नाम क्या है? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का दरबारी है, तो एमजी लिख दिया मैंने महमूद गजनवी। आपका आंसर बी होगा। महमूद गजनवी जो है इसके 4 दरबारी थे, उनमें से एकमात्र दरबारी भारत आने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है अल बरूनी, जिसने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताब उल ए हिंद या तारीख ए हिंद। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? गजनवी शासक जो है महमूद गजनवी का जो है दरबारी हो गया। 2 शासक हुए हैं, सॉरी एक शासक हुआ जिसके 2 सेनापति हुए हैं। एक वो है आला, एक वो है उदल। ये राजस्थान के शासक जो है उनके सेनापति हैं। उन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंध रखते हैं? क्या परमार, क्या चंदेल, क्या कलचुरी, क्या गैड़वा? आला और उदल 2 शासक हुए हैं। उन शासकों में से जो ये शासक जो थे वो किस राजपूत राजवंश से संबंध रखते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है, सीधा सा क्वेश्चन बताना है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बेहतरीन है कि किस राजपूत राजवंश से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा चंदेल। चंदेल राजवंश जो है उससे के सेनापति रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो गया? चंदेल। आगे बढ़िएगा। अब मोहम्मद जो गोरी है उसके बारे में आ रहा है, और देखिए बात ऐसा है। अब मोहम्मद गोरी है उसके बारे में अपन आज की क्लास में बात नहीं करेंगे क्योंकि लगभग अपनी क्लास का टाइम हो गया है। अगले सर अपने आगे बैठ चुके हैं, उनकी क्लास रखेंगे। कल अपन मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में जानने के पश्चात अपन आगे चर्चा करेंगे, यानी दिल्ली सल्तनत की ओर अपन बढ़ जाएंगे। मैं जिन शब्दों के साथ क्लास की शुरुआत कर रहा था उन्हीं के साथ समापन करेंगे। आप जिंदा है कि नहीं है? जिंदा वही है जिसकी कश्ती जिंदा है, जिसके मन में तन में मस्ती जिंदा है, जिंदा वही है। तो याद रखिएगा, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। आस रखिए, उम्मीद रखिए। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। विश्वास रखिए, हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर लोगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, राम राम। फिर मिलेंगे कल 8 से 9 इतिहास के अंदर मोहम्मद गोरी के पाठ को लेते हुए। धन्यवाद।